हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम बाल विकास में देख रहे थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसी जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया। अब हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। हमने कहाँ तक देख लिया था? तो हमने देख लिया था कॉन्सेप्ट्स, हमने देख लिए थे, हमने अवधारणाएं देख ली थी कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवधारणाएं होती है एवं संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, कि बौद्धिक विकास। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि बौद्धिक विकास होता है। ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने किस पर अप्लाई किया था? तो इन्होंने अपने ही बच्चों पर अप्लाई किया, अपने ही बच्चों का परीक्षण किया और देखा कि वो किन किन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं और क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसलिए हम इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने चरणों की बात की ना, इन्होंने स्तर की बात की है, तो वो स्तर भी देखेंगे। साथ में हम अभी एग्जैक्टली इन्होंने बताया क्या है, किस तरीके से कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किस तरीके संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन कौन से स्तर होते हैं संज्ञानात्मक विकास के। तो सबसे पहले है अनुकूलन। अनुकूलन को हम क्या बोलते हैं? कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन तो अनुकूलन का अर्थ है कि समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। और यही चीज जस्ट मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को बताई थी, जब मैंने आपको स्टेप्स बताया है। तो अनुकूलन कैसे याद रखोगे आप लोग? तो अनुकूलन मतलब हमें क्या याद रखना है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, वातावरण में ढालते हैं अपने आप को, उसे ही हम अनुकूलन बोलते हैं। यानी कि जो प्रथम चरण होता है किसमें, यानी कि पहला स्टेप, यदि स्टेप नंबर 1 की यदि हम बात करें तो कस्टमाइजेशन, अनुकूलन के अंतर्गत क्या हो रहा है कि समाज के वातावरण को देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। अपने व्यवहार में परिवर्तन हम कैसे लाएंगे? हम मान करके चले, हम बहुत ही ज्यादा, हमें गुस्सा थोड़ी थोड़ी बातों पे आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब हम समाज में हैं तो वहां पे हम अपने उस गुस्से को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि घर में घर वाले तो हमारे नखरे को सह लेंगे, लेकिन बाहर के लोग क्या सहेंगे? क्या तब तो नहीं सहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस समाज का जैसा वातावरण है तो वैसे में हम अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट से हम मान करके चलते हैं कि हम जो है ऐसी जगह पर है कि जहां पे हमें अपने आप को बदलना है। थोड़ा बदलना मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इसके अंतर्गत अनुकूल होना है। अनुकूल होने के में क्या आता है? तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, इसको बोलते हैं अनुकूलन। आइए देखते हैं, हमने तो यहाँ तक पढ़ा, आइए क्या लिखा है देखते हैं। जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। जब तक हम ढालेंगे नहीं ना, तब तक हम क्या रह पाएंगे? क्या अच्छी तरीके से तब नहीं रह पाएंगे। तो हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि उस वातावरण को देखते हुए हम अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम उस समाज में रहने के लिए हमें मदद मिलेगी। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना। इन्होंने क्या बताया है? जीन पियाजे ने बताया है दूसरों के विचारों को आप तभी अपना सकते हो जब आप अपने स्वयं के विचारों का त्याग कर दोगे, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स जो जैसे कि कॉलेज जाते हैं, है ना, बच्चे कॉलेज गए तो वहां पे वो बच्चा इतना ज्यादा एक्सपोजर पहले स्कूल में नहीं देखा रहता है, उतनी सारी चीजें नहीं जानता रहता है। लेकिन जब वो जाता है, कहाँ जाता है? जब वो कॉलेज जाता है तो वो नई नई चीजों को देखता है, अनुभव करता है, पता नहीं मुझे ना ये चीज नहीं आता। तो मतलब कि वो ना जैसे कि हॉस्टल पहुंच गया। अब हॉस्टल में उसको बुरी आदत है नहीं, लेकिन अब वो लोगों के साथ में एडजस्ट करने के लिए, अपने सीनियर्स के साथ में एडजस्ट करने के लिए वो भी बुरी आदतें मतलब कि पकड़ लिया, वो भी वही चीजें कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोच रहा है यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो क्या करेंगे? मुझे ना निकाल देंगे या फिर मेरी ना रैगिंग करेंगे। तो वो क्या कर रहा है? वो भी वैसे ही बनने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि हम, ये तो मैंने केवल एग्जाम्पल समझाया है आपको, है ना। यहाँ पे लेकिन हम देखते हैं, बात करते हैं तो अनुकूलन के अंतर्गत आता क्या है कि अपने आप को हम
उस समाज में ढालने के लिए हम अपने आप को क्या करें, अपने व्यवहारों में परिवर्तन ला रहे हैं और अपने विचारों का त्याग कर रहे हैं, जिससे हम उस समूह को, उस समाज को हम ज्वाइन कर सकें। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसा देश वैसा भेष, जहां जाएंगे तो वैसे ही आपको रहना है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि बहुत सारे हम जैसे कि विदेशी महिलाओं को देखते हैं, वो हमारे भारत में आकर के साड़ियां पहन रही हैं, है ना। तो आप मतलब समझ रहे क्यों, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है कि अरे वाह भारतीय, ये भारतीय वेशभूषा है, ये बहुत अच्छा है। तो जैसा देश वैसा भेष हम मान करके चले। ठीक है, यहाँ से कोई फॉरेन चला जाता है तो वो उसके पहनावे में अंतर आ जाता है, उनको लगता है कि हम वहां के रूप में हम सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, ये होता है अनुकूलन, कस्टमाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इतना डेप्थ से बताया। जितने पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आत्मसातकरण। ये एजिमुलेशन क्या होता है, आत्मसात करना, सुने आप लोग, तो वही है। तो एजिमुलेट करना यानी कि इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से, अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे कि बच्चा साइकिल सीखता है तो उसे बाइक सीखने में मदद मिलती है, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान से वो क्या कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान से वो क्या करता है कि बाकी चीजों को अर्जन करने की कोशिश करता है। इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन कर रहा है, यानी कि हाँ हमको पता है, हमें लेट से हम मान करके चलते हैं, हमको पता है कि क्या बोलते हैं 11 into 1 कितना होता है, कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ऐसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है। उसके बाद में हम सॉल्व कर लेंगे 11 into 2 कितना होता है, यानी कि 2 को ना 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अच्छा 22 होता है। यानी कि हमें ये पता है 11 1 जा 11 होता है, हम अपने पूर्व ज्ञान से बाकी नए ज्ञान का अर्जन कर पा रहे हैं, यानी कि हम मान करके चल रहे हैं कि हमने 11 को अब हमने 10 तक सीखा है, उसके बाद में हम जानते हैं अच्छा 10 का कैसे करते हैं, 0 1 जा 0 होता है, 0 1 जा 0, फिर उसके बाद 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, अच्छा 110 होता है। यानी कि 11 into 10 करूंगा तो ऐसे आएगा, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, अब मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ ना, 11 into 11 कितना होता है, 11 into 12 कितना होता है, मैं तो सॉल्व कर जाऊंगा। समझ में आ रहा है, यानी कि पूर्व ज्ञान से हम क्या कर रहे हैं, नए ज्ञान को अर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, नए ज्ञान को अर्जन करने, यानी कि बच्चा यदि साइकिल चलाना सीखा तो यानी कि अब वो बाइक चलाने में उसको मदद मिल जाएगी कि अच्छा इस तरीके से हमें करना है। समझ में आया, उसको बोलते हैं हम आत्मसातकरण या फिर हम एजिमुलेशन बोलते हैं। ठीक, इसको कूट में पूछा गया है, इस तरीके के प्रश्नों को कूट में पूछा गया है, यानी कि मैच द फॉलोइंग कोट्स में दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साम्य धारणा, कॉन्सेप्शन। ये कॉन्सेप्शन क्या होता है, तो इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है। साम्य धारणा में, कॉन्सेप्शन में क्या आता है, यानी कि जो आत्मसात किया गया है और जो समायोजन है, समायोजन में क्या किया जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम समायोजित करने की कोशिश करते हैं। जब हमने कॉन्सेप्ट्स देखा तो मैंने आपको क्या बताया कि पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ में तालमेल बना रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं। जब हम किसी चीज में परिवर्तन कर रहे हैं, जो हमारे पूर्व ज्ञान है, जब हम परिवर्तन कर रहे हैं और उसके बाद में हम तालमेल बना रहे हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, तो समायोजन। तो कॉन्सेप्शन, साम्य धारणा में क्या होगा, तो जो आत्मसात हमने किया है, जो हमारे पूर्व ज्ञान है, और समायोजन यानी कि जो हम संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। आत्मसात और समायोजन का क्या मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पूर्व ज्ञान है, हम अपने पूर्व ज्ञान को परिवर्तन करके फिर क्या करते हैं, तालमेल बैठा रहे हैं। यहाँ पे तालमेल है, पूर्व ज्ञान से हम क्या करें, तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो संतुलन है ना, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, साम्य धारणा है, कॉन्सेप्शन है।
इसमें बच्चा क्या करता है, आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन बनाता है। स्कीमा क्या होता है, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, स्कीमा क्या होता है ना। तो स्कीमा में होता क्या है कि इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं ना कि आपको प्रीवियस नॉलेज होगा इसका। तो अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जन, स्कीमा क्या है, तो अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जित करता है, वो सभी संगठित होते रहते हैं, वो सभी संगठित होते हैं। हाँ हमने ना ये पढ़ा है, हाँ हमने ये पढ़ा है, लेट से हम मान करके चलते हैं कि आपने बीएड में अपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, या फिर जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे, जैसे कि सीजी टेट के लिए आपको क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। तो जो लोग बीएड फाइनल ईयर में है ना, जो फाइनल जैसे कि 2 साल का होता है, जो फाइनल में है अभी, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो आपने पढ़ा, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, अब वो उस प्रीवियस नॉलेज से आप यदि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए तो उसको ही आप समझ जाए, अच्छा स्कीमा में को प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो स्कीमा जैसी देखोगे तो प्रीवियस नॉलेज आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया, याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर संज्ञानात्मक संरचना क्या होती, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना 4 अवस्थाओं का समूह है। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे पढ़ाऊंगी लेकिन केवल यहाँ पे सुन लो, संज्ञानात्मक संरचना आगे इसको पढ़ाऊंगी, और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि संज्ञानात्मक संरचना 4 होती है, 4 अवस्थाओं का समूह होता है। और वो अवस्थाएं कौन कौन सी है, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। पूर्व, फिर उसके बाद मूर्त और औपचारिक, ठीक है। क्या है, तो संक्रियात्मक, ठीक है। फिर मानसिक संक्रिया क्या होती है, मेंटल ऑपरेशन क्या होता है, तो इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है, यानी कि कोई समस्या है तो वो स्वयं सोच रहा है, ठीक, स्वयं चिंतन करता है, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए वह अनेकों प्रयत्न करता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब आप खुद ही सोच रहे हैं क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे करें हम इसको। जब कैसे करें हम इसको तो उसको ही समझ जाना मानसिक संक्रिया कर रहे हो आप लोग। यानी कि अपने से उस समस्या का जब हम समाधान करने की कोशिश करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम मेंटल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रण में मैंने आपको बताया विकेंद्रीकरण में क्या होता है। तो इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि ये कैसे बना होगा, उसका उपयोग कैसे होता होगा, कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का वह प्रयत्न करता है। जब वो सोच रहा है, अभी वो सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, वास्तविकता का चिंतन करता है कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या होगा, वास्तविकता क्या है। वास्तविक, जब हम बोलते हैं ना कि सोचो, थोड़ा विचार करो, विचारवान बनो, जब हम विचार करें, चिंतन कर रहे हैं, यानी कि वो विकेंद्रण, डिसेंट्रलाइजेशन है। एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना मतलब चिंतन करना है। क्या करना है, चिंतन कर रहे हैं। जब हम चिंतन करते हैं किसी चीज को, जब हम चिंतन करते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं, विकेंद्रण कहते हैं। मानसिक संक्रिया में होता क्या है, तो मानसिक संक्रिया में होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि समस्या के बारे में सोच रहे हैं और समस्या के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं, पूरी जानकारी एकत्रित करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं मानसिक संक्रिया में, यानी कि हम अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हम चिंतन करते हैं। और चिंतन हम किस चीज का करते हैं, वास्तविकता का चिंतन करते हैं कि ये होगा तो ये होगा कैसे। आसमान हमें नीला क्यों दिखता है, आसमान हमें नीला क्यों दिखता है, तो समझ रहे कि कारण आप सोचिए, जब ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो वो क्यों आवाज करती है, ये वास्तविकता का चिंतन करना होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे विकेंद्रण, ये होता है विकेंद्रण, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको समझ में आया। तो ये सेशन में मैं यहीं पे फिर इसको एंड करूंगी।
नेक्स्ट सेशन में देख लीजिए। फिर हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी अवस्थाएं, इन्होंने बोला ना कि अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं का सिद्धांत भी बोला जाता है। इन्होंने अपने बच्चों पर ही परीक्षण किया और इन्होंने देखा कि मेरा बच्चा कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजर रहा है और उसका विकास कैसे हो रहा है। उन्होंने ये पाया कि बच्चे पहले सरल चीजें सीखते हैं, फिर उसके बाद कठिन चीजें सीखते हैं, तो कैसे वो अवस्थाएं इन्होंने बताया है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। और साथ में यदि आप सीजी टेट की प्रिपरेशन ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लिंक पिंड है वो भी हमारे मोबाइल ऐप की लिंक है, या फिर आप सीधे गूगल प्ले स्टोर से यदि आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज को सर्च करोगे तो भी वहां से आपको मिल जाएगा और वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसके बाद में आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, परेशानी, कोर्स को ज्वाइन करने में या फिर कोर्स से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए और फिर उसके बाद आप जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।